तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान निर्माण के विकास के बारे में। और संविधान निर्माण का विकास हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुए संविधान निर्माण के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बेटा जी ब्रिटिश ताज के तहत हुए संविधान निर्माण के बारे में। आज हमारा विषय क्या है, बात किस पे करने जा रहे हैं? ब्रिटिश ताज के तहत, ब्रिटिश ताज के तहत, ब्रिटिश ताज के तहत तहत संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे ब्रिटिश ताज के तहत। और इसमें जो सबसे पहले बिंदु हमारे बीच दृष्टिगोचर होगा उसके बारे में बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा जी। कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए बेटा, इससे पहले सबसे बड़ी एक चीज क्या हो चुकी है हमारे यहां पर, एक घटना घटित हो चुकी है 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, म्यूटनी ऑन 1857 के बारे में हम बात कर चुके थे। जब इतनी बड़ी घटना यहां घटित हो जाती है तो फिर अंग्रेज वहां बैठे बैठे ब्रिटिश महारानी वहां से सोचती है कि जरूर अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है शासन चलाने में विफल होती जा रही है, इसीलिए भारत में इतनी बड़ी क्रांति हुई। और इसके चलते अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार छीनकर महारानी के तहत कार्य किया जाता है, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश महारानी का शासन अब यहां पे शुरुआत किया जाता है। तो पहला बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु पर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, ठीक है। तो फिर शासन कौन चलाएगा? ब्रिटिश ताज के तहत, ब्रिटिश ताज यानी कि महारानी का शासनारंभ, शासन शुरू। तो ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हो गया। ओके, तो फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ व्यवस्थाएं डेवलप कर रखी थी, वो व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई। कौन सी व्यवस्थाएं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू? तो देखिए बेटा जी, बीओसी व बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या की जाती है? समाप्ति की जाती है बेटा जी। इनको समाप्त कर दिया गया। मैंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब कब हुई? 73 और 84 के एक्ट में हम देख चुके हैं। जब इनकी समाप्ति हो गई है तो कोई नई ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो अब यहाँ की शासन व्यवस्था चलाए। तो अब हम बात करें वो कौन सी व्यवस्था बनती है। तो इनकी समाप्ति के बाद भारत परिषद का गठन, भारत परिषद का गठन। ये जो भारत परिषद बनाई, ये 15 सदस्य थे, सदस्यों की संख्या थी 15, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश ताज के, और बेटा जी 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रखे गए। क्योंकि कंपनी यहां बहुत समय से शासन कर रही है तो कंपनी को पता है किस तरीके से यहां पर शासन किया जाता है, कैसे यहां की शासन प्रणाली चलाई जा रही है। तो कंपनी ये भली प्रकार से जानती है। ठीक है, ये दो बिंदु जब क्लियर हुए तो आगे चलकर देखते हैं और क्या किया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी गई, भारत सचिव, भारत सचिव का पद सृजित, भारत सचिव का पद सृजित किया गया, भारत सचिव का पद। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव सर चार्ल्स वुड को बनाया जाता है। पहला भारत सचिव के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? सर चार्ल्स वुड को पहला भारत सचिव बनाया गया। यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब जो बेटा जी गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जगह
की जगह वॉइसराय का पद सृजित किया गया। वॉइसराय का पद सृजित किया गया, पद सृजित किया गया। तो लो जी, अब नया पद हमारे सामने आ गया और वो पद है वॉइसराय का। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे प्रथम वॉइसराय, प्रथम वॉइसराय किसे बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ब्रिटिश भारत का। यहां तक आपके अगर मामला क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1831 का भारत शासन अधिनियम के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। बताइए बेटा जी क्या किया गया। तो पहला ही बिंदु 1861 के भारत शासन अधिनियम का पहला बिंदु, केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। कैसा गठन, केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद का गठन हो गया साहब। लेकिन दूसरे बिंदु पर यहां चर्चा करें तो यहां पर बेटा जी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जिसे हम कहते हैं विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली आरंभ। मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली को क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगवा देता हूं बेटा जी। नोट पहला बिंदु, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या है एक और इंपॉर्टेंट बिंदु, वो इस तरीके से देखिए। मंत्रिमंडलीय, अभी मैं समझाऊंगा आपको कुछ चीजें। तो बेटा जी कलकत्ता, मद्रास व बंबई में न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो यहां पर सभी जगह पर न्यायालयों की स्थापना की जाती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है यहां पर, आपको क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रीकरण दिखाई दे रहा है या विकेंद्रीकरण दिखाई दे रहा है। थोड़ा मुद्दा हम समझने की कोशिश करते हैं दो बिंदुओं के माध्यम से। यह आपका केंद्र है, इससे पूरी शक्तियां केंद्र की ओर आसक्त होती हुई नजर आ रही है इस तरीके से। और बेटा जी एक में केंद्र से बाहर की ओर निकलती हुई शक्तियां नजर आ रही है। तो आप मुझे बता सकते हैं किसे केंद्रीकरण कहते हैं और किसे विकेंद्रीकरण। यह कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। यह है विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। पूरी की पूरी शक्ति केंद्र की ओर आ जाना, एक आदमी के हाथ में आ जाना, यानी कि मजबूत केंद्र का होना केंद्रीकरण कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों शक्तियों का बंटवारा हो जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, केंद्र व प्रांतों के बीच विधान परिषद दो जगह पर, मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली, शक्ति एक जगह नहीं है, विभिन्न विभागों में बांटी जा रही है, विभिन्न मंत्रियों में बांटी जा रही है, यानी कि केंद्र से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि विकेंद्रीकरण यहां पर हमें दिखाई देता है। तो आपको पूछे 1861 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था भाई। तो मुद्दे की बात पे आए सर, विकेंद्रीकरण हुआ था। अगला एक और बिंदु देखिए, गवर्नर को, जनरल को अध्यादेश जारी करने का
अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। आप मुझे बता दीजिए अध्यादेश अभी जारी कौन करता है? नोट वर्तमान में यह अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति जारी करता है। अब थोड़ी बिंदु समझा दूं कहां कहां कैसे जारी करता है। तो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है ना? किस में? ठीक है, किस में? ये कब जारी करता है? कब? जब बेटा जी संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो, ऐसी स्थिति में वह कानून बनाना हो तब इसकी ये कितनी अवधि तक, अधिकतम कितने समय के लिए कानून बनाया जा सकता है? तो अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे आप देख लेना बेटा। तो ये आज की हमारी एक क्लास जिसमें हमने यहां तक के बारे में बात की। थोड़ा ये देख लीजिएगा ये किस किस पर बना सकता है अधिनियम। तो एक तो संवर्ती सूची पर बना सकता है बेटा जी, और संघ सूची पर बना सकता है। इन दोनों पर बना सकता है। लेकिन अगर राज्य सूची पर बनाना पड़े तो 352 व 356 के तहत ही बना सकता है। जब राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में ही सिर्फ यहां पर क्या बना सकता है? ये कानून बना सकता है, अदरवाइज कानून नहीं बना सकता। एक लास्ट देख लीजिए आज का बेटा जी। तो भारत शासन अधिनियम 1893, भारत शासन अधिनियम 1893। दो ही बिंदु के बारे में ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, निर्वाचन प्रणाली आरंभ, और बेटा जी बजट पर आंशिक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को, अधिकार। ये दो ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे यहां पे थे। आगे चलकर हम देखेंगे किस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1909 आता है और किस तरीके से 1919, 1935 और 1947 के भारत शासन अधिनियम पारित किए जाएंगे। तो अगली क्लासेज में अब हम देखेंगे इस तरीके की व्यवस्थाओं के बारे में आगे की कड़ी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।